गुड इवनिंग स्टूडेंट। कक्षा 6 हिंदी की पाठ्य पुस्तक का हमारा चौथा लेसन है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा एक बड़े वैज्ञानिक थे। ये उनकी जीवनी है जिन्होंने भारत को अणुशक्ति संपन्न राष्ट्र बनाया। प्रभात काल की सुंदर बेला थी। जापान के हिरोशिमा नगर अभी रात की नींद से जागकर दिन की चहल पहल में डूबने ही जा रहा था। सूरज की कोमल सुनहली धूप चारों ओर धीरे धीरे बिखेर रही थी। सुकुमार सुंदर बच्चे हाथ में किताबें लिए अपने टिफिन लटकाए स्कूलों की ओर जा रहे थे। माताएं अपने घर के काम में लगी हुई थी। धार्मिक स्थानों में प्रार्थनाएं चल रही थी। हिरोशिमा का सुंदर नगर एक फुलवारी सा धरती पर खिला हुआ था। उसी समय सहसा प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। आकाश सहस्त्र बिजलियों को कौंध से भर उठा। एक कर्णभेदी धमाका हुआ और फिर सब और सफ़ेद धुएं से बादल पृथ्वी से लेकर आकाश तक मंडरा उठे। पल भर में हिरोशिमा का सुंदर नगर धूल का ढेर मात्र रह गया। यह सब कैसे हुआ बच्चों? द्वितीय महायुद्ध के अंतिम दिनों में हिरोशिमा पर यह अणुबम का विस्फोट था जिसने कुछ क्षणों में ही नगर की कायापलट कर दी। डॉक्टर होमी भाभा कौन थे? तो पहले देखो कि सवेरा हो रहा था, सुंदर पक्षी चहचहा रहे थे। ऐसे में जापान नामक एक देश है, उसका एक नगर है हिरोशिमा। जैसे हमारे यहाँ मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मध्य प्रदेश के भोपाल, जापान का राजस्थान का जयपुर, गुजरात का अहमदाबाद हो, वडोदरा हो, ये जो सारे नगर है, इस तरह जापान का एक हिरोशिमा बड़ा नहीं करता जो अभी सोकर उठा था और दिन की शुरुआत कर रहा था। चहल पहल में डूबने जा रहा था। सूरज कोमल सुनहरी धूप चारों ओर छाई थी। सूरज अभी ही खिला था। बच्चे क्या कर रहे थे? हाथ में अपने बक्से और टिफिन लिए हुए स्कूल की ओर जा रहे थे। माताएं भी अपने घर के काम में लग गई थी। धार्मिक स्थलों में प्रार्थनाएं भी चल रही थी। सुंदर सा एक नगर अपना काम कर रहा था। लेकिन अभी उसी समय अलग सहसा प्रलय का एक दृश्य उपस्थित हुआ। आकाश में क्यों हो मानो बहुत सारी बिजली एक ही साथ चमक उठी हो, ऐसा दृश्य सामने आया और एक कर्णभेदी यानी कान के पर्दे को फाड़ डालने वाला धमाका हुआ, बहुत जोर का धमाका। और एक सफेद धुआं से पूरा बादल भर गया। आसमान से लेकर पृथ्वी तक की जितनी खाली जगह थी सब भर गया और हिरोशिमा क्या हुआ? धूल का एक ढेर मात्रा बनकर रह गया। तो ये क्यों हुआ वो आगे देखते हैं कि विज्ञान अभिशाप भी है और वरदान भी। कोई भी वस्तु अपने उपयोग से ही भली या बुरी बन जाती है। अणुशक्ति का उपयोग जीवन निर्माण के लिए भी हो सकता है और आज इसी दिशा में संसार सोच भी रहा है। अणुशक्ति का उपयोग जीवन के कल्याण के लिए किस प्रकार हो, इसी चिंता में एक भारतीय वैज्ञानिक भी लगा हुआ था और इसने इस दिशा में प्रशंसनीय सफलता भी पाई। इस भारतीय वैज्ञानिक का नाम था डॉक्टर होमी भाभा यानी कि जहांगीर भाभा। विज्ञान अभिशाप भी और वरदान भी। हमारे घर पे बिजली आती है तो वो हमारे लिए वरदान है क्योंकि इससे हम टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, पंखे ये सब चलाते हैं। लेकिन बिजली से शॉक भी लगता है हमें, तो इससे हमें बहुत तकलीफ होती है। लेकिन उसका सम्यक यानी कि ज़रूरत के हिसाब से हम उपयोग करें तो हमारे लिए अच्छा है। डॉक्टर भाभा का जन्म बम्बई के पढ़े लिखे धनी मानी पारसी परिवार में 30 अक्टूबर सन 1909 में हुआ था। अभी कौन सा चल रहा है? अभी कौन सा साल चल रहा है? उनके पिता श्री J.H. भाभा बम्बई के सुप्रसिद्ध बैरिस्टर यानी कि वकील यानी कि हिंदी में बोले तो अधिवक्ता थे। उन्हें बचपन में नींद नहीं आती थी। वे प्रायः रोते रहते थे, मतलब बचपन में उसे नींद नहीं आती थी, बेचारे रोते रहते थे। इससे उनके पिता परेशान हो गए थे। उनका एक चिंता का विषय था। डॉक्टरों से सलाह ली गई, कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में एक उपाय उनके काम में लगा। इनके सामने ग्रामोफोन बजाया जाने लगा। जो हमारे यहाँ टैप रिकॉर्डर और सीडी आए ना, तो सबसे पहले पुराने ज़माने में ग्रामोफोन था उसके बदले। यह उपाय बहुत ही कारगर हुआ। ग्रामोफोन सुनकर उनका ध्यान बढ़ जाता था और इनकी रुलाई
बंद हो जाती थी। ग्रामोफोन सुनने में क्या होता है, उनका ध्यान भट जाता था और वो आराम से रहते थे, रोते नहीं थे। इसका फल यह हुआ कि इन्हें संगीत से प्रेम हो गया। उनका यह संगीत प्रेम आजीवन बना रहा। उन्हें पाश्चात्य राग रागिनियों पर भी अच्छा अधिकार हो गया। कहने मतलब इसका मतलब यह हो कि उनको संगीत बहुत अच्छा लगने लगा और संगीत से उनकी रुचि बढ़ी। रुचि बढ़ने लगी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बम्बई में कैथेड्रल और जॉन कानन हाई स्कूल में हुई थी। उन्होंने कहाँ शिक्षा प्राप्त की, तो मुंबई में कैथेड्रल और जॉन कानन हाई स्कूल में हुई थी। वे पढ़ने लिखने में तेज ही थे। उन्होंने 15 वर्ष की आयु में ही सीनियर कैम्ब्रिज की परीक्षा पास कर ली थी। मतलब पढ़ने में बहुत तेज थे, छोटे थे तभी उन्होंने क्या किया कि कैम्ब्रिज की परीक्षा पास कर ली थी। उनके पिताजी उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए यूरोप भेजना चाहते थे। वो पढ़ने के लिए कहाँ जाना चाहते थे, यूरोप। परंतु उनकी आयु कम होने के कारण ये संभव नहीं था, लेकिन वो उम्र में छोटे थे इसलिए भेजे नहीं जा सकते थे। लाचार होकर उन्होंने स्थानीय एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। कहाँ प्रवेश लिया, एल्फिंस्टन कॉलेज में एडमिशन लिया। उसके बाद उन्हें रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में दाखिल कराया गया। वहाँ से उन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय की आईएससी की परीक्षा सम्मानपूर्वक प्रथम श्रेणी में पास की, मतलब पहले नंबर से पास की। वे यहाँ के सबसे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में से थे, मतलब बहुत होशियार थे पढ़ने में। अब वे कैम्ब्रिज के गॉनविल एंड केएस कॉलेज में पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए। कहाँ गए, इंग्लैंड चले गए, कैम्ब्रिज के एक गॉनविल एंड केएस कॉलेज में। वहाँ इन्होंने इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की। उन्होंने अपनी असाधारण प्रतिभा का परिचय भी दिया, मतलब बहुत होशियार थे। इस परीक्षा में परीक्षार्थी को 6 विशेष विषयों में से केवल 3 विषयों की परीक्षा देनी होती थी। 6 विषय इनके पास रखे जाते थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 विषयों की परीक्षा देनी थी। परंतु उन्होंने क्या किया, सभी विषयों की परीक्षा दी और सबसे अच्छे अंक भी प्राप्त किए। इन्हें इंजीनियरिंग के साथ साथ गणित और भौतिक विज्ञान से भी अत्यधिक प्रेम था। इन विषयों के अध्ययन के लिए वे कैम्ब्रिज के केएस कॉलेज में से सन 1930 ईस्वी में प्रविष्ट हुए। यहाँ उन्हें 2 वर्ष के लिए विशेष छात्रवृत्ति मिल गई। कैम्ब्रिज में पढ़ते समय ही उन्हें यूरोप के विभिन्न देशों में जाकर विद्युत एवं चुंबक संबंधी साधारण बातों के अतिरिक्त कॉस्मिक किरणों की मौलिक खोजों के संबंध में भाषण देने का अवसर प्राप्त हो। कॉस्मिक किरणें मतलब जो आसमान से, सूरज में से आती है वो किरणें, जो हम देखते हैं वो किरणें नहीं, वो अलग प्रकार की किरणें होती है। इन भाषणों के फलस्वरूप इनको ख्याति मिली, मतलब प्रसिद्धि मिली, लोग उनके जानने लगे। सन 1932 में उन्हें ट्रिनिटी कॉलेज से उच्च गणित का अध्ययन करने के लिए एक छात्रवृत्ति मिल गई, मतलब स्कॉलरशिप मिली, पैसे मिले उनको गणित का अध्ययन करने के लिए। उन्हें यूरोप के कई देशों की शेयर करने का अवसर भी मिला। यूरोप में कई देश घूमे वो। इसी छात्रवृत्ति को समाप्त होने पर उन्हें सन 1934 में 3 वर्ष के लिए सर आइजैक न्यूटन छात्रवृत्ति और उनके समाप्त होने पर सन 1937 में 3 वर्षों के लिए अन्य छात्रवृत्ति दी। मतलब इन्होंने बहुत सारी शिष्यवृत्ति भी अर्जित की। इस बीच सन 1941 में उन्हें कैप्टन कैनवट में पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। मतलब बहुत सारा पढ़ाई उन्होंने कर लिया और पढ़ाई करते करते उन्होंने बहुत सारे इनाम, बहुत सारे स्कॉलरशिप भी प्राप्त की। इस प्रकार अपनी शिक्षा एवं अध्ययन समाप्त कर वे सन 1940 में भारत लौट आए। कब गए थे विदेश, हम आगे देखें तो 1930 में गए थे और आए कब, 1941 में, पूरे 11 साल के बाद। तो 1940 में भारत लौट आए। उसी वर्ष वे भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में रीडर नियुक्त हो गए, मतलब साइंस में वो वैज्ञानिक बन गए। इसके बाद वे कॉस्मिक किरण संशोधन केंद्र में प्रोफेसर बनाए गए।
यहाँ भी उन्होंने 3 वर्षों तक कार्य किया। इस बीच सन 1942 में 1942 में उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम्स पुरस्कार मिला। मतलब उनको एक गिफ्ट मिली, एक पुरस्कार मिला, एक सम्मान मिला। सन 1941 में ये कॉस्मिक किरणों के अनुसंधान के फलस्वरूप लंदन की रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए थे। रॉयल सोसाइटी क्या करती थी, कोई नई खोज हो तो उनको मान्यता देना, और जो नई खोज हुई वो पहले उनके पास दिखाई जाती थी, उसके बाद ही वो बाहर आती थी। तो उनके एक सभ्य बनाए गए। अब तक डॉक्टर भाभा का देश विदेश में काफ़ी नाम हो चुका था। विभिन्न विश्वविद्यालयों ने DSP की उपाधि प्राप्त कर उन्हें सम्मानित किया। मतलब बहुत उच्च उपाधि, साइंस में उन्होंने मास्टरेट की थी। ये सब 1951 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। और भारत सरकार ने सन 1954 में उन्हें पद्म भूषण की पदवी से भी अलंकृत किया। मतलब भारत का सर्वोच्च सम्मान इन्हें मिला। उसी वर्ष वे अणुशक्ति के निर्माणकारी उपयोग के सिलसिले में जिनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष भी चुने गए। देखो अभी उन्होंने नेशनल, मतलब भारत ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय, मतलब भारत के बाहर भी नामना कमाई। उनके मस्तिष्क में अणुशक्ति को निर्माण कार्यों में उपयोग करने की बात जमी हुई थी। उनके अनुरोध पर बम्बई में सर दोराब टाटा ट्रस्ट द्वारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, अंडरलाइन करो इसको, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नामक संस्था की स्थापना की गई। इसके बाद उन्होंने बेंगलोर छोड़ दिया और रिसर्च संस्था से डायरेक्टर होकर बम्बई आ गए। इन्हें बेंगलोर छोड़ दिया और कहाँ आकर रह गए अभी, अपनी जन्मभूमि मुंबई में। इन्होंने अपना सुझाव प्रस्तुत करते हुए ट्रस्ट को लिखा था कि इस संस्था को स्थापित कर मैं भौतिक विज्ञान का एक सर्वोत्कृष्ट स्कूल चलाना चाहता हूँ। फिजिक्स, भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का एक स्कूल बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आने वाले वर्षों में आणविक यानी कि अणु शक्ति के कार्यों के लिए भारत को दूसरों का मुंह न देखना पड़े। इस संस्थान से प्रति वर्ष प्रशिक्षित वैज्ञानिक निकल रहे हैं, इसका श्रेय डॉक्टर भाभा को ही है। उनका भारतीय वैज्ञानिक जीवन मुख्य रूप से यही से प्रारंभ हुआ। वो पढ़ लिख कर चाहते तो विदेश में रह सकते थे ना, बहुत सारे पैसे कमा सकते थे, लेकिन इन्होंने भारत को महत्व दिया। भारत एटॉमिक एनर्जी एक्ट सन 1948 में बना और डॉक्टर भाभा को अणुशक्ति कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बाद में वे भारत सरकार के अणुशक्ति विभाग के सचिव के साथ साथ अणुशक्ति शोधसंधान ट्राम्बे, जो आज बहुत बड़ा विश्व में जाने माना शोध संचालन करता है, इसके काम भी देखते थे। ट्राम्बे का अणुशक्ति केंद्र उनकी महान कृति है। इसके निर्माण में से भारत की वैज्ञानिक प्रगति का मार्ग खुल गया। आज ट्राम्बे के इस संस्थान में लगभग 8000 वैज्ञानिक हैं। कितने? 8000, जिनमें से लगभग 2000 वैज्ञानिक एवं तकनीकी स्नातक भी शामिल है। इसके अलावा 2000 और वैज्ञानिक भी है। आज ये केंद्र संसार के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक संस्थानों में से एक है। साइंस में एक्सपेरिमेंट करना, रिसर्च करने की जो इंस्टीट्यूट होती है उसमें ये एक विशेष स्थान रखता है। डॉक्टर भाभा सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक होने के साथ साथ संगीत के प्रेमी भी थे। वो हम पहले देख चुके हैं। वैज्ञानिक होते होते वो संगीत प्रेमी भी थे। डॉक्टर कला, नृत्य कला एवं चित्रकला में भी बचपन से ही उनको रुचि थी। चित्र बनाना और डांस करना भी उनको अच्छी तरह से आता था। भारतीय तथा पाश्चात्य नृत्य यानी कि डांस देखने में उन्हें समान आनंद आता था, बहुत खुश होते। उनके माता पिता ही इन्हें बचपन में चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। एक बार उन्होंने अपनी गौशाला की गाय और बछड़े का चित्र बना दिया। चित्र बहुत सुंदर बना था। लोगों ने उनकी बहुत सराहना की। एक प्रसिद्ध चित्रकार ने उसे देखकर कहा, यह बालक एक दिन महान कलाकार बनेगा। बहुत अच्छे चित्र बनाते थे इसीलिए। उसके बाद उन्होंने ड्राइंग और चित्रकला की शिक्षा भी दिलाई गई। बाद में उन्होंने विदेश भ्रमण के समय अनेक कलाकारों से भेंट भी की और अपनी कला को विकसित किया। इंग्लैंड के प्रसिद्ध चित्रकार ने उनकी कला को देखकर उनसे कहा था
कि आप चित्रकला को ही अपने जीवन का अंग बनाइए, क्योंकि वो तो विज्ञान भी पढ़े थे। उनकी कलात्मक रुचि का ही परिणाम है कि ट्राम्बे के अणुशक्ति संस्थान में बगीचा एवं पौधों की सज्जा सौंदर्यपूर्ण एवं कलापूर्ण दिखाती थी। उन्होंने सिर्फ वो इंस्टीट्यूट नहीं बनाया था, वह वैज्ञानिक ही नहीं थे, वहाँ बहुत मस्त एक गार्डन भी उन्होंने बनाया था। टाटा इंस्टीट्यूट की गैलरियों तथा कमरों में सजे चित्र एवं वहाँ के उपवन उनकी वैज्ञानिकता एवं कलात्मकता के सुंदर संगम हमें दिखने को मिलती है। डॉक्टर भाभा का जीवन अत्यंत सरल एवं उदार था। वे सदा दूसरों को बढ़ावा देते रहते थे और उन्हें भरपूर सहायता भी मिली। उनकी एकमात्र इच्छा थी कि भारत विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़े। अपने शिष्यों को वे यही सलाह देते थे कि वे इस दिशा में अपनी पूरी शक्ति से काम करें। वो अपने शिष्यों को यही कहते थे कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें पूरी मेहनत से काम करें। आपको भी जो आप पढ़ रहे हो उसमें आपको जी जान से पढ़ाई करनी चाहिए। 24 फरवरी सन 1966 का दुर्भाग्यपूर्ण दिन था। भारतीय विमान सेवा का कंचनजंगा नामक जेट बम्बई से जिनीवा जा रहा था। उस समय उसमें डॉक्टर बाबा को मिलाकर 117 यात्री थे। पश्चिम यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक के ऊपर घना कोहरा छाया हुआ था। विमान वही टकराकर नष्ट हो गया और भारतीय विज्ञान जगत का वह जाज्वल्यमान नक्षत्र बुझ गया। मतलब वो जिंदा रहते तो आज हम बहुत ही आगे बढ़ते। डॉक्टर भाभा की मृत्यु को राष्ट्र को ही नहीं विश्व को भी महान क्षति पहुंची। वे अब नहीं है, परंतु उन्होंने विज्ञान जगत को जो अमूल्य भेंट दी थी वह भावी वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन के रूप में अमर रहेगी। मुझे आशा है बच्चों कि आपको ये पूरा पाठ समझ में आया होगा और इससे आपको एक सीख भी मिलेगी। आप इसके स्वाध्याय करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। प्रश्न के उत्तर तो आपको पाठ में से मिल जाएंगे, लेकिन क्या होगा, आपको ये नहीं आएगा तो मैं इसके पिक खींचकर आपको भेज दूंगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा।